हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा यूपी टीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर कवर करा रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से, और टेलीग्राम पर अगर है तो लाइव क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में अब हमने शुरू किया है यूपी टीजीटी का प्रैक्टिस पेपर। और प्रैक्टिस पेपर में अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, जो हमारा ये चल ही रहा है एक्चुअली। तो ये वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जो भी पिछले सालों में पेपर हुए हैं, तो उनको भी कवर करेंगे। फिलहाल ये 2021 का लेटेस्ट है, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था, इससे के बाद कोई सा भी नहीं हुआ। ठीक है, और अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई में। ठीक है, 14 एंड 15 मई को है डेट, तो उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 76 देखने वाले हैं। और इसमें आपको पता होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, कहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, किस तरह के टॉपिक से उस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके एक्सप्लेनेशन है, आंसर के साथ तो है ही, टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना 76 क्वेश्चन। अ रिंग ऑफ मास एम, एक रिंग है जिसका मास एम है, एंड द रेडियस आर, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। इज़ एट रेस्ट एट टी इक्वल जीरो, वो अभी रेस्ट पर है टी इक्वल जीरो पर, मतलब जब टाइम बिल्कुल जीरो है तब वो रेस्ट पर है। एंड अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट्स टेंजेंशियल, वट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग आफ्टर टी सेकेंड्स। तो देखो, मैं कहता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात मैं पहले से कहता हूँ, फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं जाती, और जनरली जो आंसर होता है वो फॉर्मूले के फॉर्म में, या फिर जो हमारी वैल्यू होती हैं, जैसे एम आर स्क्वायर यहाँ पर है, इस टाइप के आंसर हमें पूछे जाते हैं बिना न्यूमेरिकल वैल्यू को दिए। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जब देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके लिए समझ लीजिए आने ही आने हैं। अगर आप किसी भी बुक्स और से प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना, तो उसको छोड़िएगा मत, मतलब उसको तो करना ही करना है सॉल्व। ओके, तो चलिए फिर इसको पहले समझते हैं। कंडीशन क्या इसने दी कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक वलय, दैट इज रिंग, अपने एक्स पर स्वतंत्र घूर्णन कर सकता है, और t बराबर 0 पर स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है। यदि उस पर एक नियत स्पर्शरेखी बल F लगाया जाए तो t सेकंड बाद उसका कोणीय समय क्या होगा। देखो, ये कुछ इस तरह की कंडीशन है कि एक रिंग है, छल्ला है रिंग, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पर फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये इस तरह से रोटेट आप करा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे हम कॉइन को खड़ा करके रोटेट करा सकते हैं, वही कंडीशन है। तो अब ये कह रहे हैं, अगर हम इसके टेंजेंशियल पर, यानी इस जगह पर, ये इसका एक्सिस है, तो इसके टेंजेंशियल यानी इस पॉइंट पर F एक फोर्स लगाएं, ठीक है, F एक फोर्स लगा दें, तब इसका कोणीय संवेग हमें बताना है। बस इतनी सी बात है, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई। ठीक, तो कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग मतलब है एंगुलर मोमेंटम, ये हमें बताना है। अब उससे पहले एक चीज़ इसमें खास बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, इन्होंने रेडियस दी है, मास दिया हुआ है, ओके, वो सब दिया हुआ है, खैर। तो जब भी कोई बल लगेगा, ठीक है, और बल के कारण अगर वो चीज़ रोटेट कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बलाघूर्ण कहते हैं, ओके, फोर्स कपल या फिर कपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, तो कपल क्या होगा, फोर्स कपल बताओ, बलाघूर्ण कितना होगा बताओ, मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा बताओ जल्दी से। क्या फॉर्मूला होता है? टो इज इक्वल होता है एफ इंटू डी, दैट इज डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस। लेकिन यहाँ सेंटर से डिस्टेंस नहीं, हम यहाँ रेडियस की बात करेंगे, कि हो जाएगी एफ इंटू आर। ओके, तो टो इज इक्वल तो हो जाता है एफ इंटू आर। सबसे पहली चीज़ तो यही है, आपको याद रखना है, जब भी कोई चीज़ घूमती है फोर्स लगाने के बाद, तो उसमें जो बलाघूर्ण जनरेट होता है वो क्या होता है? टो इज इक्वल एफ इंटू आर। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, अब इसमें हमें बताना था कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर जो मोमेंटम होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इज इक्वल टो इंटू टी। ठीक है, टो इंटू टी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे सीधे टो की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज एफ इंटू आर इंटू टी। तो बस यही हो गया हमारा एफ आर टी। ओके, तो हमें ये पता लग जाता है, तो हमारे पास एल कितना आता है, एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, एफ आर टी। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी, एफ आर टी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं? देखो, सबसे पहले तो टो इज इक्वल एफ इंटू आर, एक फॉर्मूला तो ये आता है। दूसरा फॉर्मूला था एल इज इक्वल टो इंटू टी। ठीक है, जहाँ टो क्या है, कपल ऑफ मोमेंट, दैट इज बलाघूर्ण है। ओके, अब यहाँ से हम एक और फॉर्मूला बना सकते थे, टो इज इक्वल एल अपॉन टी, ये भी होता है। ठीक है, जो बलाघूर्ण है वो बराबर है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज कोणीय संवेग बटे समय के। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, देखो, यहाँ तो एक कैसा ऑब्जेक्ट था, मतलब एक तरह से सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, रोटेशन में था, ये सब है। अगर हम बलाघूर्ण की बात करें, तो बलाघूर्ण ना, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखी हुई एक छड़ है मान लो,
ठीक। और ये हमें पता है अपने जो सेंटर पॉइंट है उसके अराउंड घूम सकती है, उसके अराउंड घूम सकती है, इस तरह से रोटेट कर सकती है एक सेंटर पॉइंट के अराउंड। तो अगर हम इस पर किसी भी एक कॉर्नर पर एक फोर्स लगाते हैं तब भी इसमें एक बल आघूर्ण जरूर बनेगा, ठीक है, बल आघूर्ण इसमें लगेगा, जरूर लगेगा। और जो बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, वो होगा सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पर हमने फोर्स लगाया है। मान लीजिए सेंटर से लेके एफ फोर्स लगाने तक की डिस्टेंस दी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ इंटू डी, तो बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू डी। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडीशन है वो भी समझिए। मान लो हम ये कह देते हैं कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक, चार्ज पार्टिकल है एक इस तरह से चार्ज पार्टिकल की कंडीशन है, ठीक है, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, ओके। अब इन चार्ज के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। और ये कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में है तो ये रोटेट कर रहा है, मान लो ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यही तो कंडीशन होगी। तो इस पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो और जो ये वही डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आर, तो जो बल आघूर्ण होगा वो एफ इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बल आघूर्ण है, जब भी कोई चीज़ किसी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग यानी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन में आती है तो सब पे लगता है, ये आपको बल आघूर्ण का पता होना चाहिए, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी में मिल सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन में मिल सकता है, सर्कुलर रिंग रोटेशन, एक छड़ है उसकी रोटेशन, सब में मिल सकता है, ओके। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक परमानेंट इफेक्ट है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का आपको पता लग गया होगा जब मैंने एक टॉपिक की वीडियो बनाई थी जीओसी में, सी पार्ट की वीडियो है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसमें मैंने सारे बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस और बेकर-नाथन, ठीक है। वैसे ये नाम आप पहली बार सुने होंगे, बेकर-नाथन, एक्चुअली ये हाइपर कंजुगेशन को ही कहते हैं, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन को ही और क्या कहते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट, ठीक है। सर 76 क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ओके वेट एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये वाला ना, हाँ ये उससे है, एक तरह से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन, तो ये उस वाले टॉपिक से है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ओके। अब ये 77 का मैंने बता दिया, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, जीओसी से आया है। और जीओसी में हमारे यहाँ चैप्टर में कौन सा मिलेगा, जीओसी के पार्ट नंबर सी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मिलेगा। और मैंने ये बताया भी था जब ये सारे इफेक्ट कराए थे, इसमें मैंने बताया भी था कि कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्परेरी। वैसे तो एक ही परमानेंट है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट परमानेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो ए इज आंसर, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, अदरवाइज ऑल आर टेम्परेरी, और ऑल आर प्रेजेंट ओनली इन टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पेसिस। बाकी सभी कब होते हैं, जब कोई अटैकिंग स्पेसिस उनके आसपास आती है या उनसे जुड़ती है तभी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, क्लियर हो गया। तो बाकी सभी कैसे हैं, टेम्परेरी इफेक्ट है और इन सब का आपको पता भी होगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ सब कुछ शॉर्ट में, बहुत छोटे तरीके से। वही इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बताओ, कि अगर कोई कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनको अपनी ओर डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, यही तो होता है बस, जिसके कारण इस पर पोलैरिटी आ जाती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज किस किस चीज़ का हुआ, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एक चीज़ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सेकेंड चीज़ कि पार्शली चार्ज डेवलप होता है, पार्शली चार्ज डेवलप्ड, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या होती है कि इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी वैसे इन सब में डेवलप होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है तो उसमें पोलैरिटी डेवलप सब में होनी है, खैर। तो ये तीन चीज़ होगी। एक चीज़ और है, डिक्रीज इन टू द सीरीज, डिक्रीज इन सीरीज में घटता है, ठीक है, कि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज जो आया वो ज़्यादा तो अगले वाले पे और भी कम हो जाएगा, उससे अगले वाले पे और भी कम हो जाएगा, और थर्ड के बाद तो लगभग नेग्लिजिबल जीरो हो जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट था। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या था कि भाई ये कब होता है, ये डबल बॉन्ड वाले के बीच होता है, ठीक है। एक खास बात यह है कि डबल बॉन्ड के बीच होता है और इसमें जो ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ओके। और इन्फ्लुएंस इन अटैकिंग स्पेसिस, ये केवल इन्फ्लुएंस होता है कब, अटैकिंग स्पेसिस में, जब कोई अटैकिंग स्पेसिस आती है तब। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी एक पर ट्रांसफर जाते हैं, ठीक है, किसी एक पर ट्रांसफर हो जाते हैं और जनरली उस पर ट्रांसफर होते हैं जिस पर कोई चीज़ आके जुड़ती है, ठीक है। देखो भाई ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन, वो चलेगा एक पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पर पॉजिटिव। अब कोई आ रहा है जैसे H पॉजिटिव आ रहा है तो वो जाके इस वाले पे जुड़ेगा, ठीक। तो इसी केस के लिए हम दो कंडीशन बना देते हैं, अगर उसी से जुड़ रहा है जिस पर इलेक्ट्रॉन गए तो इसे हम प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, और अगर दूसरे वाले के पास जाते हैं और स्पेसिस आके किसी और पे जुड़ती है तो उसे हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं, ओके।
सो इट एग्जिस्ट इनटू द डबल बॉन्ड, आइदर इट इज़ कार्बन कार्बन और इट इज़ कार्बन विद ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। रेजोनेंस तो आपको पता ही होगा, रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेजोनेंस में, ठीक है। एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट स्पेसिफिक एरिया, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ इन द मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर पोजिशन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में अलग अलग जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड दस द पोलैरिटी डेवलप। दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था, बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन में, बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन इफेक्ट, बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, बताओ जल्दी से। ये होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और वो भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड के, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड ओनली, ओके। हाँ वेरी गुड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन विच इज अटैच्ड टू ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सिस्टम और नियर द एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मान लो इस तरह से सिस्टम है और ये हमारा CH3 वाला कंपाउंड है, ये डबल बॉन्ड होगा है, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये तो यहाँ चले जाते हैं और ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास स्पेसिस क्या बनती है कि इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये जो H है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बाकी एज इट इज़, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल CH बॉन्ड के लिए अप्लाई होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। और एक और चीज़ है, अगर हाँ किसी को रिक्वायर्ड है पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर की तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, अदरवाइज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो फ्री रेडिकल के लिए भी हो सकता है और पूरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, दैट टू आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B आर एट सेम टेम्परेचर, that is 7 डिग्री सेल्सियस एंड 17 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशो दे विल इमिट द थर्मल रेडिएशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ थर्मल रेडिएशन, जो ये क्वेश्चन आया है थर्मल रेडिएशन का, ये आपको बताता हूँ कहाँ से आया। एक तो आया है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, ठीक है, वहाँ से आया है, जो कि जनरली अप्लाई होता है ब्लैक बॉडीज़ के लिए और उन बॉडीज़ के लिए बॉडी विच इमिट्स रेडिएशन, विच इमिट्स रेडिएशन, उन दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। एक बात होगी, तो ये आपको मिलेगा कहाँ, मेरे वाले नोट्स में ये आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट नंबर 4 में, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स पार्ट नंबर 4 में ये टॉपिक है, ठीक। मतलब टॉपिक कहाँ से आया, फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे कि देखो इन्होंने कहा दो आइडेंटिकल स्फीयर है A और B, उनका टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस, इनकी जो रेडिएशन निकलेगी उसका रेशो बताना है। तो देखिए जो रेडिएशन निकलती है ना इनमें से, उसके लिए फॉर्मूला होता है, रेडिएशन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल सिग्मा A T⁴, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा क्या है, देखो सिग्मा तो होता है कॉन्स्टेंट, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, लेकिन यहाँ आइडेंटिकल स्फीयर है तो इसकी हमें जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज ए इज द एरिया, ठीक है, ई इज द अमाउंट एनर्जी रेडिएटेड, ओके, रेडिएशन हम कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एंड व्हाट इज द टी इज द टेम्परेचर। तो कितना रेडिएट कोई ऑब्जेक्ट कितना रेडिएट करता है, कितनी एनर्जी उसने रेडिएट की, वो हम निकाल सकते हैं। सिग्मा मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी तेज़ी के साथ वो हीट को रेडिएट करता है, मतलब उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई सिग्मा, तो ठीक है। ए क्या है, ए इज़ द एरिया, पर्टिकुलर एरिया जिसमें से वो निकल रही है। अगर हम स्फीयर की बात करें तो जनरली इसमें ऊपर का सरफेस एरिया होगा। आप सोचेंगे सर स्फीयर है तो पूरे का पूरा होना चाहिए, एक्चुअली नहीं। कौन सा किसकी बात कर रहे हैं आप कि अपलोड है PDF में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, ओके। देखो थर्मोडायनेमिक्स तो नोट्स तो मैंने दे दिया ऑलरेडी, PDF अपलोड है पहले से ही, थर्मोडायनेमिक्स की PDF उसमें है, कंप्लीट है वो, नोट्स की सबकी PDF कंप्लीट है। आपको जो PDF एक मिली हुई है ना उसमें कंबाइंड सारी PDF सारी अपलोड है, ठीक है। चलिए
तो मैं क्या बता रहा हूँ कि एनर्जी जो रेडिएट हुई है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल स्फीयर है तो सिग्मा दोनों के लिए सेम है, ठीक है। सेकंड थिंग इज ए जनरली यहाँ पर ए क्यों लिया गया, आप कहोगे सर स्फीयर है तो वॉल्यूम होना चाहिए, नहीं, एक्चुअली जो हीट जनरेट होती है या हीट जो रेडिएट होती है वो सरफेस से होती है और सरफेस का हम एरिया निकालते हैं ना कि वॉल्यूम। सो ए ही रखा जाता है। एंड व्हाट इज द टी, टी इज द टेम्परेचर और टू द पावर 4, टेम्परेचर की पावर हो जाएगी 4। तो हम अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट वाले से कितना निकला, ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, ये तो दोनों के लिए सेम है, और टेम्परेचर दोनों के अलग है, दैट इज टी ए टू द पावर 4। और अगर हम ई बी की बात करें तो सिग्मा ए इंटू टी बी की पावर 4, ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। अब इन्होंने कहा किस अनुपात में ऊष्मा विकिरित करेंगे, किस अनुपात में एनर्जी निकलेगी, तो हमें एनर्जी का अनुपात निकालना है, दैट इज ई ए अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी ए दी पावर 4 अपॉन सिग्मा ए इंटू टी बी की पावर 4, ठीक है। तो ई ए अपॉन ई बी में सिग्मा ए कैंसिल, तो ई ए अपॉन ई बी बराबर क्या रह गया, टी ए दी पावर 4 अपॉन टी बी की पावर 4। इतना तो क्लियर है सबको, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब बात एक और चीज़ करता हूँ, इन्होंने जो टेम्परेचर दिए हैं वो डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, और अगर थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हो, ध्यान से समझा हो उसे, तो मैंने एक चीज़ कही थी केमिस्ट्री या फिजिक्स में, ध्यान देना, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में जब भी आपको कभी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, यू विल पुट वैल्यूज इन केल्विन नॉट डिग्री सेल्सियस, ओके, नॉट इन डिग्री सेल्सियस, यू विल पुट द वैल्यू इन केल्विन ओनली। तो केल्विन में ही रखनी है, तो केल्विन में अगर हम रखें तो 273 से एडिशन कर दो, इनका 7 जोड़ दो, 273 में 280 हो गया, और नीचे वाला 17 है दैट इज़ 290 हो जाएगा। तो ये 290 की पावर 4 और ऊपर 280 की पावर 4, दैट इज़ 280 बटे 290 की पावर 4। तो इसको जो कैलकुलेट करके आंसर हमारा आता है वो आता है 1:1.143, ये आता है। 79 देखते हैं, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है ये। अ फॉल्टी थर्मामीटर हैज़ एट फिक्स पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। एक फॉल्टी थर्मामीटर है यानी ख़राब थर्मामीटर है, बना लेते हैं, मान लो एक थर्मामीटर है ये, ठीक है, जो कि ख़राब है, इसमें लोअर पॉइंट 5 है, अपर पॉइंट 95 डिग्री है, ओके, ठीक है। तो ये भी अगर मैं कहूँ तो सेम का मतलब था, ये भी थर्मोडायनेमिक्स है या फिर हीट वाले चैप्टर से है, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, हीट वाले चैप्टर से है। पिछले वाला भी फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स ही था, और ये पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका लोअर पॉइंट 5 है, अपर पॉइंट 95 है। तो ये कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द फोल्टी थर्मोमीटर इज 59 डिग्री। एक कह रहे हैं कि एक बॉडी का टेम्परेचर जो नापा गया है वो 59 डिग्री आ रहा है, 59 डिग्री आ रहा है। तो करेक्ट थर्मामीटर में कितना होगा सेल्सियस पैमाने पर, जो बिल्कुल करेक्ट वाला है, तो उसमें क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, जनरली फोल्टी थर्मामीटर में आता है, या थर्मामीटर जिस पर रीडिंग कुछ ऊपर नीचे है उन पे आता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी मैंने उसमें बताया पार्ट 1 में, वो होता है C/100 इज इक्वल, ध्यान देना, C/100 इज इक्वल रीडिंग, जो भी रीडिंग उसने दिया है, माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, यानी उसका डिफरेंस कितना है, पूरे में कितनी उसने डिवीजन दी है, ठीक है। तो मैं आपको इसे समझाता हूँ, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि C/100 क्यों करा, C/100 इसलिए करा क्योंकि सेल्सियस पैमाने पे जनरली हम 0 से लेकर 100 तक की मार्किंग लेते हैं। तो हमने ये सोचा कि जो हमारा सही वाला है, जो हमारा सही वाला है वो जब इसका 5 है तब हमारा 0 है, और जब इसका 95 है तब हमारा 100 है, समझ रहे ना। तो 100 की मार्किंग होगी, तो C/100 तो इसलिए करा कि हमने पार्टीशन कितने किए हैं, 100 पार्टीशन किए हैं। फिर रीडिंग में से लोअर पॉइंट घटा दो तो हमें पता लग जाएगा कि 0 से कितनी ऊपर हमें जाना है, 0 से कितनी ऊपर जाना है, समझ रहे हैं, इसलिए घटाया रीडिंग में से लोअर पॉइंट, ठीक है। अगर लोअर पॉइंट मान लो किसी केस में 0 ही दे रखा है तब आप सिर्फ रीडिंग रख सकते हैं, अदरवाइज आपको घटाना पड़ेगा, ठीक। तो रीडिंग का समझ गए ना, रीडिंग में से लोअर पॉइंट क्यों घटाया, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि 0 से कितना ऊपर है तभी तो निकाल पाएंगे। तो रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अप, और जितना उसका पार्टीशन है, भाई पहले वाले में भी तो पार्टीशन रखा, इसमें भी पार्टीशन रख लिया, बस इतना सा है ये, ठीक है। तो एग्जैक्टली यार मैं हाँ आपको डिटेल में लिख के दिखाता हूँ, 100 माइनस 0 लिख सकते थे इसे, बस इतना सा लिख सकते थे, रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब ठीक है, अब तो सेम है, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो बस मैंने C/100 इसलिए लिखा था क्योंकि 0 से ही शुरू कर रहे हैं, क्या है। तो C बराबर क्या आ जाएगा बताओ, C बराबर आ जाएगा 100 इंटू रीडिंग दैट इज़ 59 माइनस लोअर पॉइंट दैट इज़ 5 अपॉन डिफरेंस दैट इज़ 95 माइनस 5। हाँ जी बिल्कुल सही विभूति जी, इसका आंसर 60 आ जाएगा, वेरी गुड। तो 60 मल्टीप्लाई 54 अपॉन 90 दैट इज 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। तो सेल्सियस पैमाने पर ये टेम्परेचर जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है इनमें से, विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, कैसे ढूंढोगे ऑप्टिकली एक्टिव, आपके लिए फॉर्मूला क्या है, आपका क्या कंसेप्ट होता है ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढने का। तो इसका जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, एक तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये, ठीक है, एक
ठीक है, एक तो यहाँ पर मिल जाएगा, दूसरा ही आपको मिलेगा हेलो एल्केन्स वाले में। हेलो एल्केन्स की वीडियो और आइसोमेरिज्म की वीडियो, दोनों की वीडियो अपलोड हैं, वीडियोज़ आर अपलोडेड ऑलरेडी। ओके, यूट्यूब पर अपलोड है, दोनों में देख लेना। तो मैं आपको बता दूं, एक तो आइसोमेरिज्म में मिलेगा और एक हेलो एल्केन्स में मिलेगा। हेलो एल्केन्स में मिलेगा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में मैंने टॉपिक ही एक बना रखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उसी में ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं वहाँ से। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या ढूंढना होता है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और इसके लिए आपको ढूंढना है किरल कार्बन। सिर्फ किरल कार्बन से आप पता लगा सकते हैं कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक, तो इसमें आपको सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो एक एक का करके स्ट्रक्चर बना देता हूँ। फर्स्ट वाले का, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। कार्बन बता दो कितने हैं इसमें? 3 कार्बन है। 3 में से क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली सब सेम है, ये बन गया। अब मैं किरल कार्बन की बात करता हूँ। किरल कार्बन वो होता है जिसके चारों साइड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 2 कार्बन मुझे मिल रहे हैं, लेकिन एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इस पर भी 3 साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पर भी 3 साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ अगर मैं देखूँ तो कोई सा भी किरल नहीं है, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, नहीं होगा। और इसके भी तीनों साइड हाइड्रोजन है, नहीं होगा। तो इसमें तो कोई किरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ऑल अकिरल कार्बन, अकिरल कार्बन, सारे के सारे कैसे हैं? अकिरल है, हिंदी में लिख देता हूँ, अकिरल कार्बन सारे। ठीक, ये तो खत्म हो गया। बात करते हैं बी पॉइंट की, दैट इज 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। 3 क्लोरोप्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक है तो कार्बन तो 3 ही है इस तरह से, बस इसने तीसरे नंबर पे एक Cl और लगा दिया, Cl लगा दिया। लेकिन अगर मैं देखूं तो अब भी इसके पास कोई किरल कार्बन नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर वाले कार्बन की बात करूं इसकी, तो इस पर इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, नहीं होगा। ठीक है, मान लो एक पूरा ग्रुप मान लेते हैं इसे, एक पूरा ग्रुप मान लेते हैं ऊपर वाले को, लेकिन दोनों साइड सेम है, तो ये भी नहीं है। ओके, बी भी नहीं हुआ। बात करते हैं सी की, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, इसी का भाई है। 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ये भी इसी का भाई है। चलो अगले पेज पे बनाते हैं, सी वाला 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक है तो वही 3 कार्बन, दैट इज इस पे COH, बीच वाले पे Cl एक लग गया, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, बाकी नीचे वाला CH3 रह गया। इसमें किरल कार्बन है, दिखा आपको किरल कार्बन का है भाई। अगर मैं बात करूँ ये वाला, ये किरल कार्बन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पे चारों साइड ग्रुप अलग अलग है, एक साइड Cl, एक साइड CH3, एक साइड H और एक COH। ठीक, क्लियर होगी बात इतनी इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं? तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। एक बात तो ये हो गई। और अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? दैट दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके, अब इनकी आती है डी और एल फॉर्म। ठीक है, जिन्हें इनैंशियोमर्स बनाते हैं। तो इनैंशियोमर्स का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो, ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, इसकी मिरर इमेज बना लो। एक मिरर रख दो बीच में, मिरर रखते क्या होगा? लेफ्ट राइट, राइट का लेफ्ट, बस इतना सा होगा। तो COH तो एज इट इज़ बना लो, और इधर Cl आ गया, इधर H आ गया, ये CH3 आ गया। अब बोथ आर मिरर इमेज। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है। अगर मैं मिरर इमेज को एज इट इज़ को उठा के दूसरे के ऊपर रखूँ तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। सुपर इम्पॉसिबल मतलब एक दूसरे से नहीं ढक सकती। ओके, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक तरीका ये होता है देखने का। ठीक है, बट बेस्ट कंडीशन है किरल कार्बन, एंड बोथ आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। एक दूसरे के क्या है? ये इनएंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में, मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 81, बहुत इजी, मोलैरिटी का क्वेश्चन है वैसे तो ये, मॉल कंसेप्ट वाला है। नहीं, हाँ, मॉल कंसेप्ट और ग्राम एटम्स ये सब उसी में आता है। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का है, और आपको कहाँ मिलेगा? ये मेरे नोट्स में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में, या मतलब देख लेना, केमिस्ट्री का है तो फर्स्ट 3 चैप्टर में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, चैप्टर 1 से लेके 3 तक में आपको मिल जाना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम। देखो भाई, ग्राम परमाणुओं की संख्या, ध्यान देना इसमें, ग्राम एटम्स कभी पूछे जाएँ, ग्राम एटम्स, कोई चीज़ है मॉलिक्यूल वाली तो उसके ग्राम मॉलिक्यूल पूछे जाएँ। तो सिंपल सी बात, आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो आपसे केवल मोल्स पूछना चाह रहा है, बस मोल्स निकाल दो, ग्राम एटम्स अपने आप पता लग जाएंगे। अब
मैंने तो बता दिया कि मोल्स निकाल लो, ठीक है, तो यानी कि ईजी हो गया आपके लिए निकालना। ग्राम दिया हुआ है, अब मोलर मास से डिवाइड कर लो, आ जाएगा, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे तो निकाल सकते हो। लेकिन सर मोल्स थोड़े निकालने हैं, ग्राम एटम निकालने हैं। उसका क्या मतलब है, देखो ग्राम एटम्स का मतलब ये होता है कि पर ग्राम के हिसाब से, पर ग्राम के हिसाब से कितने एटम्स उसमें होने चाहिए, मोलर मास में कितने एटम्स होने चाहिए पर ग्राम में, इतना वो पूछ रहा है। ठीक है, इसको समझाता हूँ। हमें पता है अगर हमारे पास किसी चीज़ के 1 मोल है, 1 मोल है तो कितने ग्राम है, दैट इज़ उसके मोलर मास के इक्वल है कि नहीं, मोलर मास के इक्वल है। तो यहाँ सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के 23 ग्राम है। कंसेप्ट समझो, ये 1 मोल में सोडियम के 23 ग्राम है, बात समझ में आती है। और इसके अंदर अगर मैं पार्टिकल्स पूछूं तो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है, यानी सोडियम के 23 ग्राम में इतने एटम्स हैं, या फिर पार्टिकल कुछ भी कह दो, खैर है कि नहीं। तो 1 ग्राम में कितने हैं बताओ, 1 ग्राम में कितने हुए। आप कहोगे सर इसे डिवाइड कर दो, बिल्कुल कर दो, डिवाइड बाई 23, ये 1 ग्राम में आ गए। तो 1 ग्राम एटम्स कह दो इन्हें, क्या मैं इन्हें 1 ग्राम एटम्स कह सकता हूँ कि 1 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 1 ग्राम एटम्स हो गए। अब उसने कहा 2.3 ग्राम में कितने हैं, तो 2.3 ग्राम में कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 23 और मल्टीप्लाई 2.3 एटम्स। तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 एटम्स। बस इतने रह गए, बस ये आंसर है। क्लियर होगी बात। तो कितने एटम्स है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब उसने देखो यहाँ पे Na नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली इन पे Na लिखा होना चाहिए था, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, उसने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा था मोल से निकाल सकते हो। जनरली इसमें लिख के नहीं देता, क्योंकि उसे पता है ग्राम एटम्स में भाई 1 ग्राम में तो फिक्स है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो वही हो गया बस, तो इसलिए मोल्स निकाल लेते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं, तो सबसे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं 82 पर। ऑल फॉर क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। भाई क्वांटम नंबर का तो इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर नहीं आया पेपर में तो कुछ नहीं आया, समझ लो। तो क्वांटम नंबर आता है और क्वांटम नंबर बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो सोडियम एटम दैट इज Na11 281 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया 3s1 में। तो 3s1 के लिए ऑल क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले कौन सा होता है n, और n किस पे डिपेंड करता है, जो भी हमारा एनर्जी लेवल होता है दैट इज 3। ठीक है, दूसरी क्वांटम नंबर होती है l, जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज n विच इज एनर्जी क्वांटम नंबर, ओके, नंबर ऑफ शेल क्वांटम नंबर, और देन द सेकंड इज l दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। हिंदी में कहें तो दिगंशी क्वांटम संख्या, और इसे हम ऑर्बिटल की शेप पे भी डिपेंड होती है। तो इसके लिए जो s के लिए डिपेंड करती है वो वैल्यू होती है 0। ठीक, m की अगर बात करें तो वो भी 0 हो जाएगी, और s की बात करें तो +½ हो जाएगी। यस, वेरी गुड गरिमा जी, बिल्कुल सही आंसर दिया, ए इज द आंसर। ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, विच शोज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव दिखाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कौन सा दिखाता है। तो इसमें जो है वो है SPB, लेड। लेड जो होता है वो अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन्स। जो 6s इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 6s नहीं होगा, 6s इलेक्ट्रॉन तो है, और इंटरनली f इलेक्ट्रॉन्स, जो 4f इलेक्ट्रॉन है उनके कारण भी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ये क्या दिखाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं उनके एग्जांपल लिख लो, जो और भी हैं जो दिखाते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। उनमें से हमारा आता है एक तो बिस्मिथ आता है, लेड हो गया, ओके, टिन, क्लोरीन एंड HG, ओके, ये सब हैं, ये सब भी इनर्ट पेयर ग्रुप दिखाते हैं और इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं। 4 की, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट शो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये जो है ये आया है चैप्टर है बॉन्ड पे, बॉन्ड वाला चैप्टर है ये, उस पर डिपेंड करता है, और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें से कौन सा sp3 नहीं दिखा था, तो sp3 वो नहीं दिखाएगा जिसके पास 4 चीज़ें नहीं होंगी, केवल 3 होंगे, और 3 के अलावा कुछ नहीं है। अब 3 के अलावा कुछ कैसे नहीं है, आप कहोगे सर ठीक है CH4 के पास तो sp3 है, मान लिया, BF3 नहीं है, BF3 sp2 होता है क्योंकि 3 है, लेकिन इसके पास भी तो 3 है, लेकिन ये sp3 क्यों दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ NH3 जो है वो sp3 शो करता है, बट हाउ, बिकॉज NH3 में क्या खास बात है, इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले, और एक इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज लोन पेयर। ओके, लोन पेयर होता है, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो sp3 हाइब्रिड वाला बनता है, ठीक है, एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल। ओके, अब बात करते हैं H2O की। H2O, इसमें भी सेम केस है, इसमें लेकिन कुछ और कहानी है। ये sp3 क्यों है? sp3 इसलिए है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब आप कहोगे सर 2 है तो लीनियर हो जाना चाहिए, नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। अब 2 लोन पेयर का रिपल्शन होता है, उनसे बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। तो अगर शेप की बात करूँ तो इसकी जो शेप आती है वो वी शेप आती है, वी और बेंट शेप, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल हैं, दैट इज sp3 होता है। इतनी बात क्लियर? तो केवल इसमें भी sp3 हो गया और लास्ट वाले में भी sp3 हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी, BF3, क्योंकि उसमें 3 ही है बस। बी के तीनों साइड F है, 120 डिग्री, एंड शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, 86, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जल्दी से बता दो, ये तो पता ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम किसके लिए होता है? एक क्वेश्चन रह गया शायद, हम 84 पर थे, चलो अभी देखेंगे इसे। पहले ये बता दो जल्दी से, इसका आंसर क्या है? एनर्जी, टेम्परेचर, हीट या वॉल्यूम, इनमें से किसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है? यस है, सी, हीट नहीं, एनर्जी, एनर्जी के लिए होता है जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ डिपेंड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड अगर हम एक्सप्रेशन में लिखें, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, यानी कि किसी भी सिस्टम को जितनी एनर्जी दी जाती है, वो अगर हम उसमें से कार्य को निकाल दें, जितना भी सिस्टम ने कार्य किया वो घटा दें, तो जो भी उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज बराबर होता है किसके, जो सिस्टम को हीट दी गई है वो, माइनस उसमें से वर्क निकाल दो तो। ओके, दिस इज द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ।